गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर था और प्रीवियसली हमने इसके कुछ लेक्चर्स देखे जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात की। हमने ये देखा इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, कंपटीशन किस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हमने ये भी देखा भारत में इलेक्शंस कैसे होते हैं, उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। एंड प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था दैट वाज कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस का मतलब सिस्टम क्या होता है, इलेक्शंस किस तरह से प्रोसीड किए जाते हैं ना, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, आपको मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, काफ़ी आसान सा लेक्चर होगा। देखो, हमारा जो नया टॉपिक है आज का दैट इज इलेक्शंस आर द बैरोमीटर ऑफ डेमोक्रेसी। हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह से डेमोक्रेसी को एक तरीके से उसका आप कह सकते हो ना टेस्ट होता है, एक तरीके का टेस्ट है कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में वहाँ काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। इस चीज़ को आप टेस्ट अगर करना है तो इलेक्शन एक तरीके का पैरामीटर है, बैरोमीटर है। जैसे तुम जानते हो कि जो बैरोमीटर होता है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया गया होता है। बैरोमीटर का सेंस होता है किसी प्रेशर को आप नापते हो तो वो बैरोमीटर वहाँ काम में लिया जाता है, लेकिन आप प्रेशर से कोई लिंक नहीं है, बट आप ये मान के चलना कोई चीज़ मेजरमेंट अगर आपको करना है किसी चीज़ का डेमोक्रेसी के अंदर, अगर आपको पता लगाना है कि वास्तव में डेमोक्रेसी वहाँ वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही है, तो इलेक्शन कैन गिव यू द वे। ओके, सो इलेक्शंस आर द बैरोमीटर ऑफ डेमोक्रेसी। आप मान के चलें कि इलेक्शंस आर राइटली सेड टू बी, कि ऐसा कहा जाता है इलेक्शंस के लिए कि जब इलेक्शंस होते हैं तो डेमोक्रेसी में लोगों का फेथ कितना है, इस बात को आप जान सकते हो, समझ सकते हो, मान सकते हो कि इलेक्शन के अंदर लोगों के पार्टिसिपेशन से आप पता लगा लोगे कि लोगों का फेथ डेमोक्रेसी में बचा है कि नहीं। वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 70% लोगों का पार्टिसिपेशन है, 65% है, तो इससे हम कह सकते हैं कि लोग अभी भी डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लोग ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं करते। लेकिन हाँ, जब ये 100% हो जाएगा तो हम मान जाएंगे कि हाँ, जो लोग यहाँ पर एक्चुअल में हैं, इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो सेंसिबल हो चुके हैं, उनको पता है अपने वोट का वैल्यू और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ समझना है हमें कि कैसे इलेक्शंस एक तरीके का बैरोमीटर है डेमोक्रेसी के लिए। The first thing in that, it is through the elections that people give their मतलब ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। What is it? कि लोग इलेक्शंस के दौरान अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं। आप इससे पता लगा सकते हो कि what people think about you, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, किसी कैंडिडेट के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो थ्रू द इलेक्शंस यू कैन हैव देयर आइडियाज़, देयर थॉट्स, देयर ओपिनियन। ओके, सो इलेक्शन जब होते हैं तो वो अपने थॉट एक्चुअली एक एक से तो जाके नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर लोगों का जब डिसीजन देखा जाता है तो उससे पता लगाया जा सकता है कि लोगों का थॉट क्या था उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए या फिर उस पर्सन के लिए जो एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को देखना चाह रहा था। अब ऐसा भी है कि इट इज़ थ्रू द इलेक्शंस दैट द पर्सन हु हैव टू वर्क एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल आर आइडेंटिफाइड। इसमें यह भी है कि आप पता लगा सकते हो कि कौन पर्सन एक वोटर बन के और कौन पर्सन अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव देख रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी क्लियर आउट हो जाती है कि हु पर्सन एक्चुअली हुम आर हेयर टू बी सर्व एज द रिप्रेजेंटेटिव और अपने आप को कौन एज द वोटर देखना चाह रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू लोगों का जिनका थॉट ऐसा होता है कि दे वांट टू सर्व द कंट्री, वो अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी देख सकते हैं, वो वर्क कर सकते हैं। Any unpopular government can be unseated in election. नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस की हम बात करें तो इलेक्शंस में होता क्या है, इलेक्शन में सेम वही प्रोसेस कि अगर कोई गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको नेक्स्ट टाइम हटा दिया जाएगा। तो दिस इज हाउ हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट है, अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, हु इज़ नॉट एबल टू वर्क अकॉर्डिंग टू जो डिज़ायर है लोगों की, अगर ऐसा काम नहीं कर पा रही है तो नेक्स्ट टाइम उनको मौका नहीं दिया जाएगा। क्वाइट सिंपल। तो इलेक्शंस के अंदर फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शंस के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का वे ऑफ थिंकिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनको क्या करती है, बताती है कि डेमोक्रेसी में लोगों का कितना फेथ स्टिल एग्जिस्ट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि लोग इलेक्शंस में अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव, कुछ लोग अपने आप को एज अ वोटर देखते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या एग्जिस्टिंग पीपल हैं, इफ़ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर, तो उनको हटाया भी जा सकता है इलेक्शंस के अंदर। तो डेमोक्रेसी का एक्चुअली अपने को जो एसेंस है वो देखने को मिल जाता है।
इलेक्शंस के अंदर हमें हेल्प मिलती है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर। आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के अंदर स्पेशली जो गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड होती है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपका जुडिशरी। तो अगर हम जुडिशरी को सेपरेट करें, क्योंकि हमने प्रीवियसली कई लेक्चर्स में पढ़ा भी है कि जुडिशरी का किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का और इलेक्शंस के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता, वो एक इंडिपेंडेंट सेक्टर है। अगर हम यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो लेजिस्लेचर में तो अपोजिशन पार्टी और जो पावर में पार्टी है उन दोनों के लोग होंगे, लेकिन यहां पर बात की जा रही है एग्जीक्यूटिव की। इलेक्शंस के दौरान आप एग्जीक्यूटिव्स पर कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? एग्जीक्यूटिव कौन होता है पहले तो ये याद रखें। प्रेसिडेंट तो तीनों ही सेगमेंट में आएंगे, तीनों ही ऑर्गन्स में आएंगे, जुडिशरी में भी, लेजिस्लेचर में भी और एग्जीक्यूटिव में भी। बट अगर हम प्योर एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट, डेप्यूटी एंड स्टेट मिनिस्टर। वहीं पर स्टेट लेवल पर अगर अपन आ जाते हैं तो सीएम होता है और सीएम के साथ भी उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। वहां पर भी कैबिनेट, डेप्यूटी एंड जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो उसमें एड ऑन होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर इसने क्या कहा कि इलेक्शन के दौरान आप मेंटेन कर सकते हो कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव को आप अंडर कंट्रोल रखोगे। अब यहां एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है तो चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, और इनके जो मेंबर्स होंगे वो साथ में। तो यहां पर इनको कंट्रोल कर सकते हो आप थ्रू द इलेक्शन। सोचो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनको चेंज कर देंगे नेक्स्ट टाइम, तो एक तरीके का कंट्रोल ही तो हुआ। और इनको डर भी रहेगा कि हम बदले जा सकते हैं, इसलिए वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट है इलेक्शन के दौरान जो टाइम होता है, इसमें इलेक्शन के दौरान जो भी वर्क टाइम मिलता है जिसमें लोग अपने प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, तो यहाँ पर एक सबसे सूटेबल टाइम होता है कि उनसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि आपको हमने जब चुना था तो आपने क्या क्या प्रॉमिसेस किए थे, क्योंकि हमारे पास तो मैनिफेस्टो होता है, तो आपने क्या क्या प्रॉमिसेस किए थे और आपने पूरा क्यों नहीं किया। आप वोट मांगने आए हो तो आपने पहले जो हमें प्रॉमिस किए थे वो आपने पूरे क्यों नहीं किए, ऐसा आप इनसे डिमांड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि इलेक्शन वो टाइम होता है जब पॉसिबल होता है डिबेट करना पब्लिकली, अलग अलग सोशल इश्यूज पे, अलग अलग इकोनॉमिक इश्यूज पे, और जो भी अलग अलग इश्यूज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कंसर्न है, वो मतलब आप एक तरीके से सामने रख सकते हो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के, और उनके ऊपर क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं फर्दर, या किस पर्सन को अगर हम लेकर आ रहे हैं तो क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। इन सभी चीज़ों के साथ भी आप डिमांड कर सकते हो, पूछ सकते हो, एंड दैट वुड बी रियली गुड। नेक्स्ट है द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल वर्कर्स कम आउट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स। भाई सोशली एंड पॉलिटिकली जो वर्कर्स हैं उनका जो ट्रू कैरेक्टर है इलेक्शन कैंपेन के दौरान पता चलता है हमें कि हाउ एक्चुअली दे आर इफेक्टिव, वो किस तरह से कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना उन्होंने काम किया। इलेक्शन ही वो टाइम ड्यूरेशन होता है जहाँ पर लोग एक्चुअल में, आप जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्पेशली या जो भी नेता हैं, वो सारे क्या करते हैं, आप तक अप्रोच करते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हो, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, एंड यहाँ पर एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है उन लोगों के साथ। दोबारा समझे, आप सोशली एंड पॉलिटिकली जो भी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनका जो एक्चुअल में किरदार है, एक्चुअल में जो उनका कैरेक्टर है, वो सामने आता है इलेक्शंस के दौरान ही। सो अब बात दोबारा एक बार समझने वाली है, एक बार अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि एमसीक्यूज पे बेस्ड है बट फिर भी इट इज़ इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपको किसी चीज़ को मेजर करना है तो इलेक्शन इज द राइट वे टू मेजर एनीथिंग। क्या क्या मेजर कर सकते हो? आपको पता लग सकता है देयर ओपिनियन, आपको पता लग सकता है द पीपल हु आर actually who wanted to do work as the representative, और some of the people are there जो अपने आप को एज अ वोटर ही देखना चाहते हैं, तो यह क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि इफ़ यू आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन बी किक्ड आउट, आपको बाहर निकाला जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ऐसा ना हो, इलेक्शंस ना हो, तो यू कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इसके अलावा पब्लिक डिबेट्स का सही टाइम होता है, यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। आप देखते होंगे इलेक्शन के दौरान बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, बहुत सारे जनरल जो आम पब्लिक होती है उनके डिमांड पर लोग आते हैं, उनके साथ में डिबेट होता है, और डिबेट होता है उन मुद्दों पर जो काफ़ी लंबे टाइम से कंसर्न बने हुए हैं लोगों का। इसके अलावा सोशली एंड पॉलिटिकली जो इन वर्कर्स का कैरेक्टर होता है वो सामने आता है इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान। इन सभी चीज़ों के कारण हम ये कह सकते हैं द रियल वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी इजीली बी एडजस्ट। इन्होंने कहा कि एक्चुअल में केवल इलेक्शन ही है जिस टाइम पर इंडिविजुअल का जो वर्थ है आपको देखने को
मिलेगा। बात समझे? केवल इंडिविजुअल का, ये बात हालांकि थोड़ी सी अजीब सी होती है कहने में, बट फिर भी हमारे यहाँ पर देश में जो लोग होते हैं 5 साल में केवल एक ही ऐसा मुद्दा आता है जब उनकी वैल्यू देखी जाती है हर एक व्यक्ति के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू स्पेशली, या पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, जब उनसे वोट की डिमांड करनी होती है। केवल उस टाइम पर उसका वर्थ हम समझते हैं, हम नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज। जबकि होना ये चाहिए कि जिस पर्सन ने आपको वोट दे करके चुना है, आपको उसके लिए लॉयल होना चाहिए, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए। सो इंडिविजुअल का आप मान के चलें, इंडिविजुअल को वहीं पर अपनी वर्थ समझ में आती है जब इलेक्शंस होते हैं। इन शॉर्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के दौरान अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों को उतना ही रेस्पेक्ट है, उतना ही वैल्यू है, तो डेमोक्रेसी को आप कहीं ना कहीं बनाए रखते हो, उसको बूस्ट अप करते हो, उसको हेल्दी बनाए रखते हो। एक हेल्दी डेमोक्रेसी होने का मतलब है जहाँ पे करप्शन का कोई प्लेस ना हो, जहाँ पे हर एक पर्सन के साथ में इक्वल बिहेवियर होता हो एंड ऑल सच। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बताया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू आप डेमोक्रेसी की हेल्थ, डेमोक्रेसी के साथ में लॉयल्टी टू ऑफ द पीपल आप मेजर कर सकते हो, देख सकते हो। होपफुली यहाँ तक इन किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा, विच इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इस चीज़ को तुम ऐसे भी देख सकते हो। लास्ट हमने जो लेक्चर पढ़ा उसके पहले वाले में, सेकंड लास्ट में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन एज अ इंडिविजुअल कैंडिडेट आता है सामने, तो उसके लिए क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चीज़ें होती है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे वो टिकट उसको मिलता है और फिर वो इलेक्शंस लड़ता है, तो उसके साथ में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आप वहाँ से देखोगे तो इस वाले टॉपिक्स की मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि अगर पॉलिटिकल पार्टी होती है और अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं डेमोक्रेसी में। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो लेट्स सी, अगर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग सिर्फ इसलिए बनी हुई होती है क्योंकि इनका लोगों के साथ में बिहेवियर, इन लोगों का आइडियोलॉजी, इनका एम्स, इनका गोल्स बिल्कुल अलग होता है। और यही गोल्स, यही आइडियोलॉजी, यही एम्स ये लोगों के सामने भी रखती हैं, एंड दिस इज द वे कि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग सिर्फ उसकी आइडियोलॉजी के कारण से होती है। उनके एम्स कुछ और होते हैं, उनके गोल्स कुछ और होते हैं। यही गोल्स, यही एम्स वो लोगों के सामने भी रखते हैं, एंड दैट इज वाई लोग उनको पसंद या नापसंद करते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि अगर हिंदुत्व वाला एक जो कंसेप्ट था, आइडियोलॉजी था, एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने एक एग्जाम में, अब शायद आप अभी एग्ज़ाम आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी तब आपको पता चलेगा। जब टेस्ट सीरीज़ होगी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, तो एक उनमें से क्वेश्चन मैंने पूछा था। हालांकि मैंने तो क्या, बहुत सारी जगह पूछा जाता है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी किस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। एक चैप्टर आएगा आपका पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें इस चीज़ को बताया है। तो हिंदुत्व का जो कंसेप्ट था वो बीजेपी लेकर आई थी। तो ये आइडियोलॉजी जो है, उसी आइडियोलॉजी के बिहाफ पे ये एम सेट करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, और इन गोल्स और इन आइडियोलॉजी को लोग देखते हैं, उनको फिर फॉलो या अनफॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अपने मैनिफेस्टो के थ्रू ये लोगों को बताते हैं कि इनके प्रोग्राम्स क्या हैं, ये कौन से एक्शंस लेने वाले हैं, क्या वो काम करने वाले हैं। इसी कारण से वो लोग उनके या तो फॉलोअर बनते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर बन जाते हैं एक तरीके से, उनको वोट देते हैं, उनको पार्टी में जीत के आने के लिए और गवर्नमेंट बनाने के लिए मौका देते हैं। तो ये वो लोग हैं सारे जो उनकी आइडियोलॉजी से रिलेट करेंगे। अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी होगी तभी तो कोई जीतेगा। इंडिविजुअल्स भी हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी जीतने की कम होती है। क्यों? क्योंकि वो हर लोगों तक, हर एक इंसान तक, हर एक वोटर तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इस बात को याद रखें आप कि मैनिफेस्टो के थ्रू, मैनिफेस्टो क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर देखें आप, कि जो मैनिफेस्टो है उसके थ्रू वो लोगों को बताते हैं कि उनके प्रोग्राम्स क्या हैं और वो किस तरह के एक्शंस लेने वाले हैं। उसी को फॉलो करते हुए वो लोग उनको वोट देते हैं और पावर में लेकर आते हैं। यहाँ पे पावर का मतलब है गवर्नमेंट में आना, गवर्नमेंट बनाना। गॉट इट बेटा? पावर का मतलब गवर्नमेंट बनाना। नेक्स्ट देखिए, दिस मेक्स इट इजियर फॉर द वोटर टू मेक देयर चॉइसेस बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट्स। जब इलेक्शंस के अंदर सबकी आइडियोलॉजी हमें क्लियरली पता लग गई, उनके गोल्स, उनके मैनिफेस्टो के थ्रू उनके काम, उनके एक्शंस हमें पता लग गए, तो वोटर्स हैव देयर चॉइसेस, उनको उनकी चॉइसेस पता चल जाएगी। अब किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना, आप ऑब्वियसली पता लगा सकते हो ना कि मेरी आइडियोलॉजी से कौन रिलेट कर रहा है।
क्या मैं अगर इसको चुनता हूं तो इसने जो जो काम बताए हैं क्या वो मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं। तो यहां पर क्लियर हो जाती है चॉइस किसकी, वोटर की। वोटर को बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, जो रूलिंग पार्टी होती है हेल्प्स द गवर्नमेंट टू कीप इन टच विद व्हाट द पीपल फील अबाउट इट्स पॉलिसीज। द रूलिंग पार्टी हेल्प द गवर्नमेंट टू कीप इट इन टच विथ व्हाट द पीपल फील अबाउट इट्स पॉलिसीज। देखो, गवर्नमेंट है जैसे बीजेपी की, और बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरे नेशन में फैली हुई है, आपको पता ही होगा, नेशनल पार्टी है। अब ऐसे में कंडीशन क्या है, अब जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो तो दिल्ली में रूल कर रही है। ऐसे में हर एक राज्य से जब लोकसभा इलेक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी होगा कि दिल्ली के लोग ही उसको वोट करेंगे। काम कहाँ कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन रिलेट कहाँ से हैं, पूरे भारत से। तो रूलिंग पार्टी जो पूरे भारत में फैली हुई है, कौन सी, बीजेपी। तो वो जो हर एक स्टेट से बिलोंग कर रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रही है, वो सोचेगी, जानेगी, समझेगी और बताएगी कि गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसी बनाई है उनका उनके स्टेट, उनके डिस्ट्रिक्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। इससे फायदा क्या होता है कि नेक्स्ट जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, मतलब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ के बारे में क्लियर विजन मिल जाता है कि जो भी पॉलिसीज उन्होंने बनाई उससे लोग खुश हैं कि ना खुश हैं। ना खुश हैं तो ऑफकोर्स आप मान सकते हो कि पीपल विल नॉट सेलेक्ट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन, और अगर खुश हैं तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी उनके लिए नेक्स्ट टाइम भी। तो ऐसे में जो रूलिंग पार्टी होती है जैसे बीजेपी, और जो गवर्नमेंट होती है मतलब जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, तो रूलिंग पार्टी एंड जो गवर्नमेंट है इनके बीच में, मतलब गवर्नमेंट के साथ में रूलिंग पार्टी लोगों को कनेक्ट करके रखती है, उनकी थॉट, लोग क्या सोच रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ को लेकर के, लोग क्या चाह रहे हैं उनसे पॉलिसीज़ बनवाना, ये लोग क्या करते हैं आपस में उस चीज़ को कन्वे करते रहते हैं, और आसानी से फिर जो गवर्नमेंट होती है वो इनके हिसाब से, लोगों के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती हैं। एंड दैट्स क्वाइट गुड, ये अच्छी बात भी है, जिससे कि लोगों के साथ में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो टच में रहें और जो भी उनकी नीड है वो सरकार तक कन्वे करते रहें। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। सोचिए अगर ये पॉलिटिकल पार्टी हो ही ना तो क्या होगा, इसलिए ज़रूरी है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना। नेक्स्ट में एक और टाइप ऑफ पार्टी होती है जिसको हम अपोजिशन कहते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी बन गई है, जिसको लोकसभा में मेजॉरिटी मिल गई है, उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बची हुई होंगी जिनके पास में लोकसभा के अंदर सीट सिक्योर होंगी, उनका अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। तो अपोजिशन पार्टी एक्ट करती है एज अ वॉच डॉग्स ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर वॉच डॉग की जैसे ही क्या करती हैं, काम करती हैं, मतलब हॉक आइज रखती हैं, उन पर नजर रखती हैं कि भाई तुम काम क्या कर रहे हो। दे आर ऑलवेज अलर्ट टू द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। हमेशा जो भी गवर्नमेंट काम करती है, मान के चलो जैसे राहुल गांधी हैं, तो नरेंद्र मोदी जो भी काम कर रहे हैं उनके सभी कामों को ये क्या करेंगे, एक तरीके से सीख करेंगे कि वो काम सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं तो उनको पिंच करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई जवाब दो, आपने ऐसा क्यों किया। और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा नहीं हो तो जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी कर सकती है, उनसे कोई क्वेश्चन करने वाला ही नहीं होगा। तो अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मस्ट बी देयर। सो वो क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट का अगर उनको लगता है कि कोई भी जो उन्होंने काम किया है वो अच्छा नहीं किया है। साथ ही साथ इस बात के लिए भी श्योर करते हैं कि गवर्नमेंट आउट ऑफ ट्रैक ना आ जाए, अपने प्लेसेस पे जो भी उनको टास्क दिया गया है, ऑल सच टास्क मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू द जो भी कंडीशंस हैं उनके हिसाब से उनको क्या करना है, उसके हिसाब से वो चीज़ ज़रूरी होती है कि उनको क्या करें, एक्सेप्ट करते रहें। अगर चीज़ें सही नहीं है तो उसको वो रिजेक्ट करें, और अगर पॉलिसी जो बनाई अगर वो सही नहीं बनाई है तो दे मस्ट बी किक्ड आउट, उनको हटा देना चाहिए। ऐसे में ये भी एक ऑप्शन होता है, जैसे राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने, आपको ध्यान होगा, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी के लिए वो लेकर आए थे। कुछ दिन पहले तो नहीं, कुछ महीनों पहले। उसमें क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि आपसे कोई भी खुश नहीं है तो आपको इस पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, गवर्नमेंट को हटाने के लिए जो भी एक तरीका है, उस तरीके को कहा गया है यहाँ पे अपोजिशन का राइट, कि अपोजिशन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल विल टेक द डिसीजंस एंड ट्राई टू हैव कि गवर्नमेंट जो भी काम करे वो एक सिक्योर मैनर में करे, एक सही तरीके से करे और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करे, वो अपनी पावर को मिसयूज ना करें, आउट ऑफ ट्रैक ना जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना। इंडिविजुअल होंगे, सोचिए अगर इंडिविजुअल होंगे तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे वो लोग क्या हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले होंगे, तो उनके बीच में ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप नहीं होगा तो लोकसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं होगी। ओके, सो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। मतलब
अपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको भी बताया होगा और तुम जानते भी होंगे, जैसे राहुल गांधी ना हो तो क्या हो सकता है, और राहुल गांधी के अलावा भी जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले हों, अगर वो ना हो तो क्या क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ एन अपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेसी। तो देखो इसमें क्या है कि जो अपोजिशन है लेजिस्लेचर के अंदर, वो मतलब लोगों को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है, उन लोगों को। अब बात ऐसे समझो, मान लेते हैं लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा में दो टाइप के लोग होंगे, एक तो होंगे जो पावर में है और एक होंगे जो अपोजिशन में होंगे। लेकिन इन दोनों के अंदर बैठे हुए कौन है? इन दोनों में बैठे हुए तो रिप्रेजेंटेटर ही है ना। ऐसे समझो कि जो लोग, जिन लोग, मतलब मेरी इच्छा है कि XYZ पॉलिटिकल पार्टी जीते और सामने वाले की इच्छा है कि YZ ही जीतनी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, उन्होंने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव जिता के भेज दिए, मैंने भी जिता के भेज दिए। अब जिनका टोटल नंबर ज़्यादा होगा वो लोग वहाँ पे पावर में आ जाएंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे। बट अब कंडीशन क्या होगी, सोचिए XYZ जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके मेंबर ज़्यादा हुए और उनकी गवर्नमेंट बन गई, तो अल्टीमेटली द रेस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग इंडिया के पार्ट हैं, मेंबर हैं और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, उन लोगों के पास में भी तो कुछ पावर होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि जिन्होंने, मैंने इनको चुन के भेजा तो केवल वो मेरी बात सुनेगी गवर्नमेंट, नहीं, उन लोगों के लिए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे में वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस बात के लिए लॉयल होते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट उनके साथ मिसबिहेव कर रही है या उनकी जो डिमांड है और वो डिमांड पूरी नहीं कर रही है, तो दे विल ट्राई टू मेक देम क्लियर कि इस चीज के लिए तो तुम क्लियर हो कि भाई तुम्हें काम करना है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में करना है। तो ऐसे में ये बात समझने की कोशिश करो कि जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, वो लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने के लिए, ये सारे लोग कहां बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं। लेजिस्लेचर का मतलब कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव का मतलब बने हुए कानूनों को फॉलो करवाने वाले। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करती है लोगों को, जो लोग, जिन लोगों ने उनको चुन करके भेजा है। अब इनके काम क्या होते हैं तुम जानते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी भी मैंने पीछे वाली स्लाइड में भी आपको बताया कि डेमोक्रेसी में इनका अपना सिग्निफिकेंट रोल होता है। जैसे ये एक डॉग तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ ये आप ये कह सकते हो बिल्कुल चौकस होते हैं। वॉच डॉग का मतलब, अलर्ट वॉच डॉग का मतलब होता है बिल्कुल चौकस, हर एक चीज पे बिल्कुल हॉकाइज है इनकी, ठीक है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा दिमाग रहता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहता है जो भी चीज़ें हो रही है। साथ ही साथ जो भी लेजिस्लेचर में काम चल रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर भी लगातार चेक करते रहते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो कोई काम नहीं हो रहा ना, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रही ना, तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्या की जाती है, देखी जाती है। साथ ही साथ इट हेल्प्स चेक द स्लेकनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट किन जगहों पे जाके लूज हो रही है, गवर्नमेंट के कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, फॉरेन है, डिफेंस है, ठीक है, और भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके डिपार्टमेंट कहीं कोई काम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं अनएथिकल चीज़ें तो नहीं कर रहे, जो नहीं होनी चाहिए वो तो नहीं कर रहे। इन सभी चीज़ों के ऊपर भी बार बार भी वो क्या करते रहते हैं, चाबी कसते रहते हैं, मतलब देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। जो भी मेंबर्स हैं अपोजिशन पार्टी के, वो कई सारे मोशंस लेकर आ सकते हैं। जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन, मोशन क्या होता है पहले तो ये समझो, एक तरीके का पार्लियामेंट अगर है, पार्लियामेंट के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में अगर प्रपोजल रखना है और अगर वो प्रपोजल ड्यूरिंग द सेशंस हो रहे हैं तो उनको हम मोशंस कहते हैं कि भाई हमारे सामने ये प्रपोजल है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, ये प्रपोजल है, या पब्लिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई चीज़, अभी सारे काम छोड़ो पहले ये काम करो, तो वो एक प्रपोजल रखेंगे, या बजट से रिलेटेड कोई है तो वो एक प्रपोजल रखेंगे। तो वहाँ पर भी कुछ मोशंस बताए गए हैं। जैसे पहले तो ये मोशन समझे, एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब लोकसभा के अंदर ये मोशन रखा जा सकता है, किसके थ्रू, अपोजिशन के थ्रू। इस मोशन में होता क्या है, एडजॉर्नमेंट में क्या होता है, जो भी पब्लिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उन चीज़ों को अगर पूरा करवाना है, उस चीज़ के लिए अगर किसी भी पर्सन के थ्रू, MP के थ्रू, अगर मेंबर ऑफ लोकसभा के थ्रू अगर वो चीज़ प्रपोज की जा रही है तो उसको कहा जाएगा एडजॉर्नमेंट मोशन। दोबारा सुनना, एक ऐसा मोशन जिसमें लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोई अर्जेंट नीड है किसी चीज़ की, वैक्सीनेशन हो या फिर और कुछ हो, तो ऐसे में अगर लोगों का, लोकसभा मेंबर्स का ध्यान उस पर्टिकुलर चीज़ पे लेकर आना है तो ये मोशन लाया जाता है, फिर इसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, देन आफ्टर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। नेक्स्ट है कट मोशन। कट मोशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर जो भी बजट के दौरान जो पैसा इन्होंने
कहा था कि वी कैन स्पेंड ओवर दैट, हम इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो कम है, या किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि वो कम है या ज़्यादा है, तो उसके ऊपर पैसे को कम करने, उसको स्पेशली कट डाउन करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि 1000 करोड़ दिया जाएगा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको। तो अगर किसी अपोजिशन को लगता है कि नहीं 1000 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो करप्शन हो सकता है, इतनी ज़रूरत ही नहीं है, उससे बढ़िया होगा कि इस पैसे को किसी और जगह भी आप यूज़ करो, तो ऐसे में उस मोशन को कट मोशन के थ्रू क्या किया जाएगा, मतलब एंडोर्स किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि इसमें इतना पैसा आपने जो दिया है उसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको उसको कम करना चाहिए। एंड ये तो बहुत ही फेमस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब जब प्राइम मिनिस्टर के लिए ये अपोजिशन लेकर आता है, ये कहने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर जो मैक्सिमम लोग हैं वहाँ पे लोकसभा में अगर अपोजिशन का साथ देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को उसके टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले ही, टेन्योर कंप्लीट होने से पहले उसको हटाया जा सकता है थ्रू दिस मोशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो गवर्नमेंट इन मोशंस के थ्रू अपने एम्स को मतलब गवर्नमेंट क्या, अपोजिशन पार्टी अपने एम्स को हाईलाइट करती है, और कोई भी गवर्नमेंट का जो फेलियर होता है उन सभी चीज़ों का इसके ऊपर, मतलब उन सभी चीज़ों को हाईलाइट कर सकती है थ्रू दैट। ठीक है, अलग अलग मोशंस के थ्रू वो इन सभी चीज़ों को हाईलाइट कर सकती है। इन सभी मोशंस को ला करके जो भी उनकी नीड्स हैं, उनकी डिमांड है, जो भी उनका डिज़ायर है वो रख सकती है। एक्सेप्ट होना, रिजेक्ट होना वो दूसरी बात है, बट इनके पास में ऑप्शन होता है कि क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वो जो भी काम चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो भी काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट उसको अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनके पास प्रूफ भी होते हैं, उनको फिर डिबेट भी करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ करप्शन का लेवल पता लगाते हैं, जो मेंबर्स जिनको आपने अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव मानते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इफ़ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो भी उनके ऊपर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अपोजिशन नहीं हो तो शायद उनके ऊपर कोई क्वेश्चन करने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही ये सब इतना सा ही चाहते हैं, अपोजिशन सिर्फ इतना सा चाहती है कि वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन मस्ट बी डन इन अ फेयर मैनर। वो कैसे होना चाहिए, वो एक फेयर मैनर में होना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे इशू आए किसी भी तरीके से, वैसे तो इशू आना नहीं चाहिए, देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पांचों के पांचों। पहला, गवर्नमेंट के कामों पे नज़र रखती है। दूसरा, गवर्नमेंट के इल प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन मार्क कर सकती है। तीसरा, गवर्नमेंट और उसके डिपार्टमेंट में अगर कहीं भी कुछ भी काम गलत हो रहा है तो उसको लगातार मतलब आप कह सकते हो एवरी पर्टिकुलर इंटरवल वो उसके अंदर उसको चेक करते रहते हैं। अलग अलग मोशंस के थ्रू गवर्नमेंट को एक तरीके से वो चेक करते हैं, कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे कमीशंस हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उनके कामों को, गवर्नमेंट के कामों को, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कामों को, और अगर लगता है कि द पीपल आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, या जो चीज़ें उनको जो पावर असाइन किया गया है वो उसका मिसयूज़ अगर कर रहे हैं, तो ऐसे में अपोजिशन उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सकती है, प्रेसिडेंट को इस बात के लिए अवेयर कर सकती है, और टाइम से पहले उस गवर्नमेंट को हटा भी सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। तो ये था हमारा चैप्टर, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, समझने वाली चीज़ें कम थी। आप इसको अगर अच्छे सुनेंगे चीज़ें याद हो जाएगी, एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे कुछ एमसीक्यूज के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, कोई इश्यूज़ आए तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज के साथ और उसके बाद एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।